हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, हंसते होंगे, खेलते होंगे और जो पढ़ाई का जर्नी हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो भी आप लोग सही तरीके से करते होंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम पावर स्टडी पर। इस चैनल को कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आइए हम लोग लौटते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ा था कि संवैधानिक विकास को हम लोग समझ रहे थे। टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था, कौन सा टॉपिक था वो? संवैधानिक विकास नामक हम लोग टॉपिक चालू किए थे। तो उसमें से हम लोगों ने 1773 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोग समझ चुके थे। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट हम बताए थे उसको रिलेटेड हम बोले थे कि अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो आज जानते हैं कि आप लोग कितना बताते हैं। तो हम आप लोगों से अगर पूछें कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो कब किया गया था और उसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे उसका नाम क्या था, ये आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ चुका था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोग समझ चुके थे। इसमें क्या समझ चुके थे कि ब्रिटिश प्रशासन पर जो संसदीय और केंद्रीय निर्वाचन जो हुआ था वो चालू हो गया था। तो इसके आगे आज हम लोग बढ़ते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं 1781 में जब आया था उसको क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या? सत्रह सौ इक्यासी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानते समझते चलिए। देखिए, जब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसमें तो ब्रिटिशों ने बहुत सारे व्यवस्था कर दी ताकि यहाँ पर जो संसदीय नियंत्रण जो होना चाहिए था, कंपनी के अधिकार जो होना चाहिए था, उसमें कमी कही है इसके। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जब हम किसी एक कानून को बनाते हैं, जब हम किसी कोई नया प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे कानून को बनाने चलते हैं। तो उसमें से कुछ में कुछ कमी हो जाती है, कुछ में कुछ और घटाना पड़ता है, कुछ से निकाल के कुछ और डालना पड़ता है। तो उसी क्रम में जब देखा गया कि एक्ट ऑफ 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें से कुछ कुछ कमियां थी, तो उसको दूर करने के लिए क्या लाया गया, नया एक्ट लाया गया था ब्रिटिशों के द्वारा। वो एक एक्ट क्या नाम जानते हैं उसको? तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। क्या था? 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके द्वारा क्या किया गया था, इसको लाने का मुख्य मकसद क्या था? तो इसको लाने का जो मुख्य मकसद था वो क्या था? तो इसमें था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था। यानी जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें बहुत सारी कमियां थी, कुछ कमियां थी। तो उसको जब जब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, जैसे जैसे ये संवैधानिक विकास की प्रक्रिया जो आगे बढ़ी, तो उसमें देखा गया कि अब हम लोगों को किसी एक्ट में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। तो उसके लिए 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट आया गया था। तो उसमें क्या किया गया, सबसे मेन मकसद दिया गया था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाए थे हम लोगों ने, उसमें क्या क्या कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया था। और इसमें क्या किया गया था, तो देखो सबसे पहले क्या था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, हम जानते हैं उसमें कि बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। और तो जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था उसको, तो वो क्या करता था, पूरे बंगाल का ही जितना भी नियम कानून बनाना, विधि व्यवस्था स्थापित करना, उस पर जोर दिया जाता था। लेकिन जब देखा गया, जब धीरे धीरे ब्रिटिशों का जो साम्राज्य था विस्तार होने लगा, पहले था कहाँ पर, पहले था बंगाल में, बाद में आया बिहार, उड़ीसा, ये सभी बिहार उड़ीसा भी आके बंगाल का जो ब्रिटिश शासक था उसमें शामिल हो गया। तो जब नया नया क्षेत्र जुड़ा, बिहार जुड़ा, उड़ीसा जुड़ा, तो नया नया जब क्षेत्र जुड़ा तो जाहिर सी बात है कि नया नया क्षेत्र को जोड़ने के लिए इसके लिए भी हमको कुछ नियम कानून बनाना पड़ेगा। तो
इसके द्वारा जो नियम कानून बनाया गया था वो तो यहाँ पे बंगाल में लागू था। 1773 का जो रेगुलेटरी एक्ट बनाया गया था वो तो बंगाल में लागू था, लेकिन हम लोग जब जब नया नया क्षेत्र जुड़ा, तो बिहार जब जुड़ा, बंगाल उड़ीसा जुड़ा, तो उसके लिए फिर क्या किया गया, एक्ट ऑफ 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था उसके द्वारा बिहार और उड़ीसा को भी जोड़ा गया था। तो इसके जब नया नया क्षेत्र जोड़ा तो नया नया क्षेत्र पे विधि व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो इसी क्रम में क्या किया गया कि जो बंगाल की सरकार थी, बंगाल की जो सरकार थी उसमें कौन था बंगाल में, जो भी सरकार था, रॉबर्ट क्लाइव जो आया था उसमें वही ना था वहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, वारेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल बना था। पहले तो था बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव आया था, लेकिन जब वारेन हेस्टिंग जब बना, बंगाल का गवर्नर जनरल बना, तो उसको क्या किया गया था कि बंगाल की सरकार, यानी कि जब वहाँ का विधि व्यवस्था स्थापित करने का पूरा अधिकार वारेन हेस्टिंग पर था, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ का जो शासक है, यानी कि सरकार का काम जो दायित्व जो निर्वहन कर रहा था वो तो यही कर रहा था, वारेन हेस्टिंग ही कर रहा था। तो उसमें क्या किया गया, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट में जो बंगाल की सरकार थी उसको बिहार एवं उड़ीसा का एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत क्या क्या किया गया था, तो सबसे पहले क्या गया था कि रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 में, उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। और वही कमियों में से सबसे पहले क्या देखा गया था कि जो जैसे पहले का सरकार था वो बंगाल के लिए सही से काम कर रहा था, वहाँ भी जितना भी था सब नियम कानून सही से चल रहा था। लेकिन जब नया नया क्षेत्र जुड़ा, अंग्रेजों का, जो ब्रिटिशों का जो साम्राज्य विस्तार हुआ, तो धीरे धीरे जब नया क्षेत्र जुड़ा तो नए क्षेत्र के लिए हमें नई कानून की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए ब्रिटिशों ने क्या किया, तो जो बंगाल की जो सरकार थी, वहाँ पर बंगाल की सरकार थी, उसको क्या बोला कि आप बिहार और उड़ीसा के लिए भी आप विधि व्यवस्था बनाएंगे, मतलब वहाँ के चलाने के लिए नियम कानून जो भी होगा आपको बनाना पड़ेगा। तो यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था उसके तहत दो काम किए गए थे। एक तो हुआ था कि इसकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया था, और दूसरा क्या किया गया था, तो दूसरा बंगाल की सरकार को बिहार उड़ीसा का भी विधि व्यवस्था बनाने का भी अधिकार दे दिया गया था। यानी कि अब बिहार उड़ीसा भी जब ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ गया, तो यहाँ पर कैसे कानून का संचालन होगा, यहाँ से टैक्स हम कैसे वसूलेंगे, कर व्यवस्था कैसे सही से काम करेगी, वहाँ का जो विधि व्यवस्था है उसको कैसे काम करेगा, तो उसको लाने का जिम्मा किसको सौंपा गया था, फिर ये बंगाल की सरकार को सौंप दिया गया था। तो हम लोग समझ गए कि 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट का क्या क्या मुख्य प्रावधान था। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे हम जानते हैं कि बहुत सारे, जब संवैधानिक विकास हो रहा था तो हमारे समक्ष बहुत सारे धीरे धीरे रेगुलेटिंग एक्ट आया गया था, धीरे धीरे चार्टर एक्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, बहुत सारे एक्ट इसी तरह से आए थे। तो उसमें से हम लोग एक तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखे, और आज देखें 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब इसी के क्रम में हम लोग आगे देखते हैं। इसी के क्रम में आगे हम लोग देखते हैं क्या, तो एक एक्ट आया था, क्या आया था, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। तो देखिए, अब आइए हम समझते हैं। हम लोग तो समझ गए कि दो हम लोग समझ गए, एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और एक हम लोग समझ चुके हैं, अभी कुछ देर पहले समझे हैं, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो उन दोनों जो एक्ट हम पढ़े उसमें से कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। तो आइए अब हम समझते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे, ठीक है। तो इसमें जो प्रावधान किया गया था, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 का, जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था वो आया था किसके शासनकाल में, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में आया था। अगर पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन आता है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो लाया गया था
वो किसके शासनकाल में लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था, तो उसमें जो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या व्यवस्था की गई थी हम लोगों ने तो देख लिया कि सबसे पहले 1773 में हम लोग देखा विधि व्यवस्था कैसे स्थापित हुआ बंगाल में, कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आए, कैसे वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, और सब बहुत सारी चीज़ देखें। फिर आगे के क्रम में हम लोग देखें 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था उसको समझें। उसमें हम लोग देखें कि नया नया क्षेत्र जुड़ा, तो उसके लिए जो कानून बनाने का अधिकार था वो भी बंगाल सरकार को दिया गया। अब उसी के क्रम में हम लोग आगे देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें क्या किया गया था, 1784 का जब पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था, तो इसमें सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की गई थी क्या, और वो काम क्या था कि हम लोग जानते हैं कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर पूछता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कंसेप्ट जो आया था सबसे पहले वो कब हम लोग को लाया गया था, कब कौन से एक्ट के तहत लाया गया था, तो हम लोग बोलेंगे कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कंसेप्ट आया था वो सबसे पहले आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कौन सा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंसेप्ट के हम लोग समझ चुके थे। लेकिन जब देखा गया कि जब धीरे धीरे पावर बढ़ा तो यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था भी आएगी, व्यापारिक व्यवस्था भी आएगी, यानी कि व्यापार जब धीरे धीरे पावर बढ़ा, धीरे धीरे एरिया बढ़ा, जैसा हम जानते हैं, हम कहीं जाते हैं देखते हैं कि अगर मेरे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हम नया नया क्षेत्र को शामिल करते हैं, तो हम जानते हैं उससे उस क्षेत्र से होने वाले व्यापार, उस क्षेत्र में प्रशासन कैसे चलेगा, राजनीतिक विधि व्यवस्था कैसे स्थापित होगी, उसके लिए भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो कारण बनाना पड़ता है। तो उसी चक्कर में तो यहाँ पे तो हम लोग को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंसेप्ट तो हम लोग को मिल चुका था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। लेकिन जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, जो कि वारेन हेस्टिंग के समय में लाया गया था, तो जब देखा गया कि जो उन लोगों को जब एरिया बढ़ा, साम्राज्य बढ़ा, तो धीरे धीरे वहाँ पर शासन करना मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही संस्था था, वो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो अकेले सभी तरह के मामलों को नहीं निपटा सकता था। तो वही देखते हुए आगे इसी के अंतर्गत एक कंसेप्ट लाया गया था, क्या था, तो बोर्ड यहाँ पर दोहरे प्रशासन की नींव रखी गई थी। यानी कि अगर पूछेगा कि दोहरे प्रशासन की नींव सबसे पहले कहाँ रखी गई, तो ये 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसमें क्या किया गया था, दोहरे प्रशासन की नींव रखी गई थी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या किया गया था कि दोहरे प्रशासन की नींव रखी गई थी। वो कब, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अब दोहरे प्रशासन के मतलब क्या है, तो दोहरे प्रशासन के मतलब था कि एक तो था इसमें दोहरे प्रशासन के अंतर्गत एक जो था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना जो कि पहले ही हो चुकी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरा जो नया नया कंसेप्ट लाया गया था वो क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। चलिए अब हम समझते हैं कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसको लाने का क्या मतलब था, क्यों लाया गया उसको, तो हम यहाँ पहले समझ चुके हैं क्यों लाया गया। अब इसके तहत जो दोहरे प्रशासन की नींव रखी गई थी, तो वो दोहरे प्रशासन की नींव क्वेश्चन पूछता है कि संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में वैसा कौन सा एक्ट है, वैसा कौन सा नियम है जिसके तहत दोहरे प्रशासन की नींव रखी गई थी। तो दोहरे प्रशासन की नींव जो रखी गई थी वो थी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत रखी गई थी। कौन सा था, तो हम लोगों ने समझा कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसके तहत क्या किया गया था, तो दोहरे प्रशासन की नींव रखी गई थी, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का जो कंसेप्ट आया था वो लाया गया था। तो अब हम जानते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की क्यों जो आवश्यकता पड़ी, जब हमारे पास जब ब्रिटिशों के द्वारा 1773 में ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना कर दी गई थी, तो फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को क्यों लाया गया। तो हम सब जानते हैं कि अगर हम किसी क्षेत्र को ऑक्यूपाइज करते हैं, किसी एरिया को हम अपना अधिकार के अंतर्गत लाते हैं, तो उससे जो इसके साथ साथ क्या होता है कि व्यापारिक के साथ साथ राजनीतिक मामले भी हमें अब देखने पड़ते हैं उस नए क्षेत्र के लिए। तो सबसे पहले क्या था, तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो क्या थे, पहले से तो व्यापारिक मामले पर कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है,
वहाँ पर कर टैक्स कैसे वसूलना है, कितना मात्रा में हमको सामान बनाना है, कितना उत्पादन करना है, कहाँ कहाँ भेजना है, कैसे हम लोगों को यहाँ भारतीय लोगों से टैक्स कर वसूलना है, ये सब व्यापारिक मामले जितने भी थे वो सब तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने आप को संभाल रहे थे। लेकिन बच गया था क्या, राजनीतिक व्यवस्था बच गया था, क्योंकि जब बंगाल छोटा सा था तो वहां पर ये संभाल ले रहे थे, वारेन हेस्टिंग जो थे वो संभाल ले रहे थे, अपना विधि व्यवस्था बना रहे थे। लेकिन जब नया एरिया जुड़ा तो उसको उसको संभालने में कठिनाई होने लगी। तो इसी व्यवस्था को देखते हैं ये कि राजनीतिक जब नया प्रवेश हुआ, राजनीतिक व्यवस्था का प्रवेश हुआ इसमें, तो इसके जिम्मेदारी किसको दी जाए, ताकि वहाँ का जो नियम है, विधि व्यवस्था वो सही से चल सके, उसका जिम्मेवारी किसको दिया जाए। तो वही देखने के लिए, उसी पर कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को लाया गया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था उसका कार्य क्या था, तो व्यापारिक मामलों को देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो था इसका कार्य क्या था, तो ये राजनीतिक मामलों को देखता था। समझ गए। तो व्यापारिक मामला क्या है, राजनीतिक मामला क्या है, समझ गए। हम अगर पूछता है क्वेश्चन कि दोहरे प्रशासन की नींव जो रखी गई थी 1773 के रेगुलेट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम था, उसको उसकी स्थापना क्यों की गई थी, उसका मेन मकसद क्या था लाने का, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का मेन मकसद क्या था लाने का। तो ये दोनों यहाँ की बातें से समझ गए कि राजनीतिक मामला की आवश्यकता क्यों पड़ी, व्यापारिक मामला की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर ये दोनों, हम जानते हैं कि किसी क्षेत्र में अगर ये दोनों आता है तो वहां पर शासन क्या होता है, सही से चल सकता है। शासन क्या होगा, शासन सही से चलेगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ व्यापारिक मामले पर ही फोकस करेंगे तो राजनीतिक मामला खराब हो जाएगा, और अगर राजनीतिक मामले पर ही फोकस करेंगे तो व्यापारिक जो टैक्स कलेक्शन का जो कि अंग्रेजों का सबसे मेन मुख्य एम था कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करना है, अपना साम्राज्य का विस्तार करना है। तो राजनीति में अगर हम इस पर फोकस नहीं करते तो ये ठीक चलेगा, और इस पर फोकस करते तो ये ठीक नहीं चलेगा। तो इसी को बैलेंस करने के लिए, जो अनबैलेंस हो रहा था वहाँ पर शासन चलाने में, तो वही अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए ये दो व्यवस्था लाया गया था, एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। तो हम समझ गए कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाने के क्या महत्वपूर्ण था, क्या मुख्य उद्देश्य था, ये हम समझ गए हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दो व्यवस्था की गई थी। सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की व्यवस्था की गई थी, और दूसरा क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो आइए अब हम अगला टॉपिक समझते हैं। ये समझ गए आप लोग, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। अब संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में हम लोग एक नया टॉपिक समझते हैं। हम लोग समझ गए, क्या क्या समझ गए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया, उसके तहत क्या प्रावधान किए गए। 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था, उसके तहत क्या प्रावधान किए गए थे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्यों लाया गया था, उसके तहत क्या प्रावधान किए गए थे। अब हम समझते हैं कि 1793 में जो आया था वो क्या था, चार्टर था, चार्टर अधिनियम। यानी कि अगर अगर यहां से हम समझ सकते हैं कि अगर पूछता है क्वेश्चन कि सबसे पहला चार्टर अधिनियम कब लाया गया था, तो वो लाया गया था 1793 के काल में लाया गया था। और इसमें जो बंगाल में था वो कौन शासक कर रहा था, तो जब चार्टर अधिनियम 1793 लाया गया था तो उस समय यहां पर था कॉर्नवालिस का शासन था, लॉर्ड कौन था। जब 1793 का चार्टर अधिनियम लाया गया था तो उसमें यहाँ का शासक कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो अब देखो, चार्टर अधिनियम, सबसे पहला चार्टर अधिनियम लाने वाला कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लाया गया था, 1793 में। किसके बाद लाया गया था, तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसके बाद ही लाया गया था। ठीक है, अब हम लोगों के पास तो पहले से 3 लॉ थे, लेकिन अब देखते हैं कि इसको लाने का क्या जरूरत पड़ा। तो इसको लाने का जरूरत इसलिए पड़ा था क्योंकि इसके तहत क्या व्यवस्था की गई थी, 1793 का जो चार्टर अधिनियम है उसके तहत क्या व्यवस्था की गई थी कि भारत में जितने भी विदेशी नागरिक थे, जितने भी विदेशी अधिकारी थे, उसको जो वेतन देने का जो काम था वो कहाँ से किया जाएगा, तो वो भारतीय जो राजस्व जो प्राप्त होता था, भारतीयों से जो वसूला जाता था जोर जबरदस्ती के द्वारा, तो उससे ही उन लोगों को वेतन दिया जाता था। तो ये व्यवस्था कब की गई थी, तो क्या व्यवस्था की गई थी, यानी कि ब्रिटिश
ब्रिटिश अधिकारियों को वेतन जाएगी। इसमें 1793 का जो चार्टर अधिनियम आया था उसमें क्या व्यवस्था की गई थी, तो ब्रिटिश अधिकारियों यानी कि जो भी ब्रिटिश के अधिकारी थे, जो भी शासन चलाने के लिए जो यहाँ पे आए थे, जिसका मुख्य भूमिका था, तो उसको वेतन, आखिर कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो बिना पैसे का तो करेगा नहीं, तो उस क्या करता है, तो उसके जो वेतन भत्ते दिए जाते थे वो जो भारत से क्या होता था, यहाँ ब्रिटिश लोग सबसे पहले हम जानते हैं जो आए थे, तो ब्रिटिश लोग जो आए थे वो क्या था, टैक्स कलेक्ट करते थे। मेन उन लोगों का मेन काम क्या था, टैक्स कलेक्ट करना। टैक्स इकट्ठा करना, तो ये जो टैक्स इकट्ठा करते थे उसी से इन लोगों को क्या होता था, वेतन मिलता था। ये जो वेतन मिलता था वो कहाँ से मिलता था, तो यही टैक्स से मिलता था। तो वही चीज़ को देखते हुए 1793 का जो चार्टर अधिनियम लाया गया था, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, तो इन लोगों ने ये क्या व्यवस्था किया कि जो ब्रिटिश हमारे अंदर जो अधिकारी हैं, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी जो शासन व्यवस्था बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उसको जो हम वेतन देंगे, वेतन जो मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, तो जो भारतीय स्रोतों से हम जो राजस्व प्राप्त करेंगे, क्या राजस्व प्राप्त करेंगे, तो उसी से हम लोग वेतन देंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि 1793 का जो चार्टर अधिनियम आया था वो क्यों लाया गया था और किसके द्वारा लाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। चलिए ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहला चार्टर अधिनियम कब आया था। तो सबसे पहला जो चार्टर अधिनियम आया था वो था 1793 में। वो किसके द्वारा लाया गया था, तो वो लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अब हम आगे पढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ने के क्रम में हम देखते हैं कि एक और आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर एक्ट ये लाया गया। तो चार्टर अधिनियम उसमें तो टैक्स वगैरह की व्यवस्था हो गई थी। अब 1813 का चार्टर एक्ट जो लाया गया था, तो ये क्यों लाया गया था, अब इसके बारे में हम समझते हैं कि चार्टर एक्ट जो लाया गया था तो वो क्यों लाया गया था, इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो 18 का जो चार्टर एक्ट लाया गया था, ठीक है, तो ये जो 18 का जो चार्टर एक्ट लाया गया था, 1813 का जो चार्टर एक्ट लाया गया था, उसके तहत क्या किया गया था, तो जो ब्रिटिश कंपनी जो थी, क्या थी, ब्रिटिश कंपनी। पहले यहाँ पर भारत का जो शासन था वो किसका था, ब्रिटिश कंपनी का था। तो 1813 के जो चार्टर एक्ट के तहत क्या किया था, ब्रिटिश कंपनी कंपनी बोलिए या लोगों बोलिए, लोगों को भारत के साथ व्यापार करने पर ब्रिटिश लोगों को भारत के साथ व्यापार करने का जो एकाधिकार था, यानी कि ब्रिटिश लोगों से हम क्या समझ सकते हैं, तो ब्रिटिश लोगों से हम समझ सकते हैं ब्रिटिश कंपनी। ब्रिटिश लोग से हम क्या समझ सकते हैं, तो ब्रिटिश लोग से कंपनी समझ सकते हैं। यानी कि पहले जानते थे हम, इससे पहले क्या था कि जो भारत के साथ जो व्यापार करने का था, जो एकाधिकार था व्यापार करने का, वो सिर्फ ब्रिटिश कंपनी के पास था। ठीक है, किसके पास था, ब्रिटिश कंपनी के पास था। तो क्या किया गया, तो जो 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया गया था, तो उसके द्वारा ब्रिटिश कंपनी के पास जो भारत के साथ व्यापार करने का जो एकाधिकार था उसको छीन लिया गया था। बोला गया था कि आप ही एक कंपनी नहीं है जो भारत के साथ व्यापार करेगा, आपके साथ साथ और भी कोई कंपनी आ सकती है। लेकिन भारत के साथ तो छीना गया था, लेकिन इसको चीन के साथ जो व्यापार था, चीन के साथ व्यापार, ये इसको चालू रहने दिया गया था। यानी क्या किया गया था, तो जो ब्रिटिश लोगों के साथ जो भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार था वो छीन लिया गया था, और चीन के साथ जो व्यापार करने का एक अधिकार था वो रहने दिया गया था। और क्या किया गया था, इसके तहत मुख्य प्रावधान किए गए थे। इसके तहत क्या किए गए थे कि जो व्यापार करने का जो एक अधिकार था, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ब्रिटिशों को भारत में व्यापार करने का अधिकार किसने दिया था, तो एलिजाबेथ द्वारा मिला था 1600 ईस्वी में, जब ब्रिटिश